हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 3 पॉइंट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम महाजनपद काल के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। देखो, इसकी शुरुआत जो होती है वो होती है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल जो है समाज अलग अलग इकाइयों में बटा हुआ था। जैसे समाज की सबसे छोटी इकाई थी परिवार या कुल। परिवार को मिलाकर ग्राम बनता था और ग्राम को मिलाकर विश और विश को मिलाकर जनपद और जनपद को मिलाकर महाजनपद। इस प्रकार जो है समाज अलग अलग इकाइयों में बटा हुआ था। तो परिवार जो समाज की सबसे छोटी इकाई थी वो परिवार थी। अब उत्तर वैदिक काल के बाद अब लोगों में अपना जो साम्राज्य है विस्तार करने की जो है इच्छा जागृत हुई। और इस इच्छा जागृत करने में इतिहास में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले जो 16 महाजनपद हैं या महाजनपद हैं उनका जो उल्लेख मिलता है वह मिलता है अंगुत्तर निकाय। ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। इस अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और ये कहा गया है कि बौद्ध धर्म में जो अंगुत्तर निकाय उसमें कहा गया है कि भारत में उस वक्त 16 बड़े बड़े महाजनपद थे। उसी प्रकार जो जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ जिसमें भगवती सूत्र और परिशिष्ट पर्वन, ये दोनों भी भगवती सूत्र और परिशिष्ट पर्वन ये दोनों भी महाजनपद काल की जो संख्या है उन्हें 16 बताते हैं। इसका जो तीसरा उल्लेख मिलता है वो मिलता है हमारा पाणिनि की किताब है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी को व्याकरण का आधार कहा जाता है। इसी से ही संस्कृत की उत्पत्ति हुई है। अष्टाध्यायी में कहा गया है कि महाजनपदों की संख्या थी वो 22 अर्थात 22 थी। बौद्ध धर्म का ग्रंथ अंगुत्तर निकाय कहता है कि महाजनपद की संख्या 16 थी। जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र और परिशिष्ट पर्वन कहते हैं कि महाजनपद की संख्या 16 थी। पाणिनि की अष्टाध्यायी कहती है कि महाजनपद की जो संख्या थी वो 22 अर्थात 22 थी। तो इनमें से जो महत्वपूर्ण है, जो मुख्य है, जो पेपर में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं और उनकी आपको राजधानी भी याद रखनी है। राजधानी पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सबसे पहला आता है मगध। मगध जो है महाजनपदों में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण नगर था। इसी के ऊपर जितनी भी लड़ाई होंगी, जितने भी शासनकाल होंगे, सब इसी के ऊपर होंगे। इसके राजधानी थी राजगृह। मगध की राजधानी राजगृह। दूसरा है आपका अंग की राजधानी चंपा। फिर आता है आपका कुरु की है इंद्रप्रस्थ। अंग की चंपा, कुरु की इंद्रप्रस्थ और सूरसेन की है आगरा। सूरसेन की है आपका आगरा। मत्स्य नगर की आपकी पड़ेगी विराटनगर। सूरसेन की आगरा, मत्स्य नगर की विराटनगर, अवंती की उज्जैनी इंपोर्टेंट है वो। अवंती की उज्जैन होगी और आपका गांधार की होगी तक्षशिला।
मगध की राजगृह, अंग की चंपा, कुरु की इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की आगरा, मत्स्य की विराटनगर, अवंती की उज्जैन और गांधार की तक्षशिला। यही आपके पेपर में काफी महत्वपूर्ण है, जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं और ये पेपर में काफी आते हैं। तो जो महाजनपद काल थे, इनमें सबसे महत्वपूर्ण था आपका मगध। तो यही से आता है, जो प्रश्न आते हैं आपके पेपर में वो मगध के उत्कर्ष से प्रश्न आते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष। देखो, मगध में कई जो शासक हैं, कई राजवंश हैं जिन्होंने शासन किया है, उन्हें हम ट्रिक से याद करेंगे। जैसे ट्रिक होगी आपकी हसीन मासूका, ये राजवंश की ट्रिक है। जैसे है से पढ़ा का आपका हर्यक वंश, से शिशुनाग वंश, न से नंदवंश, मां से मौर्य वंश, सु से सुंग वंश, कैसे कर्णवंश और आ से आंध्र सातवाहन वंश। ये आपको 7 वंश हैं और 7 के साथ आपको याद करने हैं। इसकी जो ट्रिक होगी वो होगी हसीन मासूका, है से हर्यक, से शिशुनाग, न से नंद, मां से मौर्य, सु से सुगवन, कैसे कर्ण और आ से आंध्र सातवाहन वंश। ये आपको याद करने हैं। ये इनका सिरे भी पेपर में लगाने के लिए आता है। तो अब हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। जैसे पहला आता है आपको हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। ये वीडियो आपको 2 भागों प्रोवाइड होगी। तो आज हम शुरुआत करते हैं आपके हर्यक वंश से। शुरुआत होती है हर्यक की। हर्यक वंश, देखो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो था बिंबिसार। हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो था बिंबिसार। और बिंबिसार जो है अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, साम्राज्य का विस्तार करने के लिए बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसी क्रम में इनकी लगभग 500 रानियां थी, इनकी लगभग 500 पत्नियां थी। और इनके यहाँ से एक प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इनका राजवैद्य कौन था। तो इनका राजवैद्य था जीवक। ये वही जीवक है जिसे अवंती का राजा चंडप्रदोत, अवंती का राजा चंडप्रदोत जब पीलिया या पांडु रोग से ग्रस्त हो गया था, तो जीवक ही उन्हें ठीक करने के लिए अवंती पहुंचा था। तो प्रश्न आता है कि जीवक किसका राजवैद्य था। तो बिंबिसार का। और उन्होंने किस राजा को पीलिया से मुक्ति दिलाई। तो उसमें आता है चंडप्रदोत, जो कि अवंती का राजा था। देखो, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। पितृहंता वंश, क्योंकि जब इस वंश में हम पढ़ेंगे तो इसमें ऐसा होगा कि पुत्र ने पिता को मारकर उसकी राजगद्दी छीनी है। इस प्रकार से इसमें हम कई राजा पढ़ेंगे। तो इसका संस्थापक था, संस्थापक, इसका संस्थापक में आता है बिंबिसार। बिंबिसार ने जो अपना साम्राज्य जो विस्तार किया है, साम्राज्य जो विस्तार किया है, उसमें वैवाहिक संबंध महत्वपूर्ण है। इन्होंने अलग अलग जो राज्य थे उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए और वैवाहिक संबंध स्थापित करने पर इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार किया। इनकी जो है 500 पत्नियां थी, इनकी 500 पत्नियां थी। और 500 पत्नियों में इनकी 500 पत्नियां थी। और इनकी जो मृत्यु है वो मृत्यु हुई थी, जो गौतम बुद्ध जी थे, गौतम बुद्ध के चचेरे भाई
देवदत्त। देवदत्त ने इसके जो पुत्र है अजातशत्रु को उकसाया। अजातशत्रु को उकसाने पर बिंबिसार की वह हत्या कर देता है और फिर गद्दी पर अजातशत्रु बैठ जाता है। इनके शासनकाल में एक राजवैद्य भी था जो कि आपको बताया था, जिसका नाम जीवक था। जीवक बिंबिसार का राजवैद्य था और बिंबिसार ने जीवक को अवंती नरेश चंड प्रदोत को जब पीलिया हो गया था, कहीं कहीं पेपर में पांडु रोग भी आता है। पांडु रोग, पीलिया को पांडु रोग कहते हैं। जब चंड प्रदोत को पीलिया या पांडु रोग हो गया था तो उसे निवारण करने के लिए, पांडु रोग से मुक्ति देने के लिए अब राजवैद्य जीवक ही बिंबिसार के आदेश पर जो है अवंती गया था। उसके बाद गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने कहा अजातशत्रु को तुम अपने पिता की हत्या कर दो, स्वयं सिंहासन पर बैठ जाओ। तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया। तो दोस्तों, हमने बिंबिसार के बारे में पढ़ लिया था। अब हर्यक वंश का जो दूसरा शासक था उसका नाम था अजातशत्रु। जैसे कि आपको बताया गया था कि अजातशत्रु ने गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और स्वयं जो है मगध की गद्दी पर बैठ गया। अब जैसी गद्दी पर बैठा तो इसका उपनाम भी लिया गया, इसे कहा गया कुणिक। ये पेपर में बहुत आता है कि कुणिक किसका उपनाम है, तो कुणिक जो है अजातशत्रु का उपनाम है। तो अजातशत्रु ने अपने सिंहासन पर बैठते ही कौशल नरेश प्रसेनजीत पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद प्रसेनजीत को फाइनली हरा दिया। प्रसेनजीत को हराने के बाद अजातशत्रु ने उनकी पुत्री वाजिरा, प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से विवाह कर लिया और विवाह के बाद जो कौशल देश था वो भी अपने साम्राज्य में मिला है। इस युद्ध में अजातशत्रु ने अपने 2 नए हथियारों का उपयोग किया जो पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। इनके 2 हथियार थे, एक तो था रथमुसल और महाशिला कंठक। अजातशत्रु ने 2 नए हथियारों का प्रयोग किया, रथमुसल और महाशिला कंठक। इन 2 हथियारों से इन्होंने प्रसेनजीत की जो सेना थी उसे नेस्तनाबूद कर दिया। इनके द्वारा और भी राज्य जीते गए, जैसे लिच्छवी को इन्होंने जीता और आपका वैशाली और काशी, इन सबको जीतकर इन्होंने मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो संभवतः अजातशत्रु मगध में हर्यक वंश का सबसे बड़ा शासक रहा जिन्होंने अपना राज्य सबसे अधिक विस्तार किया। इनके राज्य में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। पहली कि इनके शासनकाल के 8वें वर्ष, यानी कि अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष, ये पेपर में आता है कई बार, 8वें वर्ष गौतम बुद्ध जी को निर्वाण प्राप्त हुआ। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में कई बार पूछा गया है कि शासनकाल के कौन से वर्ष से गौतम बुद्ध जी को निर्वाण प्राप्त हुआ। तो शासनकाल के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध जी को निर्वाण प्राप्त हुआ और इनके शासनकाल में ही राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया और इस बौद्ध संगति में 2 महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं
उनको लिपिबद्ध किया गया। कौन कौन से? सूत पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक। विनय पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक को लिपिबद्ध करने का जो कार्य किया गया वो प्रथम बौद्ध संगति जो कि राजगृह में संपन्न हुई थी, अजातशत्रु का शासनकाल था, इसमें यह कार्य किया गया। आपको बता दूं कि पिटक का जो अर्थ होता है, पिटक का अर्थ होता है टोकरी। ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि पिटक का अर्थ क्या होता है। एक बार पुनः, अजातशत्रु को पुण्य के उपनाम से जाना जाता है और इन्होंने सिंहासन पर बैठते ही कौशल नरेश प्रसेनजीत को हरा दिया और उनकी पुत्री वाजिरा से शादी कर ली। जब इन्होंने युद्ध लड़ा तो उसमें रथमूसल और महाशिलाकंठक नाम के दो नए हथियारों का प्रयोग किया और इन्होंने कौशल के अलावा लिच्छवी, वैशाली और काशी को भी मगध साम्राज्य में मिला लिया। इनके शासनकाल के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध जी को निर्माण प्राप्त हुआ और इन्हीं के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का भी आयोजन किया गया और इस बौद्ध संगति में विनय पिटक और सूत पिटक को जो है लिपिबद्ध करने का कार्य किया गया। पिटक का जो अर्थ होता है, पिटक का जो अर्थ है वह होता है आपका टोकरी। ये पेपर में कई बार पूछा गया है। अब अजातशत्रु का जो पुत्र था उदयन ने भी अजातशत्रु की हत्या कर दी। यानी कि जिस प्रकार अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, उसी प्रकार उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद मगध के सिंहासन पर बैठ गया और बैठने के बाद केवल एक कार्य किया, उससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। उदयन अजातशत्रु का पुत्र था और अजातशत्रु को मारकर उसकी हत्या कर उदयन गद्दी पर बैठा। इन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य किया, क्या कि गंगा और सोन नदी के मुहाने पर एक नया नगर बसाया जिसे नाम दिया गया पाटलिपुत्र या कुसुमपुर और वर्तमान में कहते हैं इसे पटना। उदयन ने गंगा और सोन नदी के मुहाने पर पाटलिपुत्र, जिसे कुसुमपुर भी कहते हैं और वर्तमान में पटना कहते हैं, इसकी स्थापना इन्होंने की। इसके बाद इनका अमात्य था एक शिशुनाग ने उदयन की हत्या कर दी और अब मगध का जो शासन होगा वो होगा शिशुनाग वंश का। तो अब हम पढ़ते हैं शिशुनाग वंश। इससे एक ही प्रश्न बनता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की या नया शहर किसने बसाया, तो आपका आंसर होगा उदयन जो कि अजातशत्रु का पुत्र था, उन्होंने इसकी स्थापना की। अब आता है आपका शिशुनाग वंश। देखो, शिशुनाग वंश के बारे में कहा जाता है कि शिशुनाग जो है बनारस का गवर्नर था। शिशुनाग कौन था? बनारस का गवर्नर था और शिशुनाग को बचपन में ही इसके माता पिता ने इसे घर से बाहर निकाल दिया और जब ये शिशु अवस्था में था शिशुनाग, तो इनकी जो रक्षा है वो एक नागनिकी थे, तो इनका नाम रख दिया गया था शिशुनाग, इसलिए इनका नाम शिशुनाग रख दिया गया। इन्होंने क्या किया? शिशुनाग जो है बनारस का गवर्नर था, बनारस का गवर्नर, ये पेपर में आता है। शिशुनाग बनारस का गवर्नर था। इसने एक महत्वपूर्ण कार्य किया। वो क्या किया कि इन्होंने उस वक्त के बड़े राज्य अवंती को जीतकर क्या किया कि मगध साम्राज्य में मिला लिया और इन्होंने जो राजधानी पाटलिपुत्र थी उसे वैशाली ले आए। जो राजधानी उदयन के समय पाटलिपुत्र आ गई थी, अब उसे कहाँ ले आए? वैशाली। यही इन्होंने कार्य किया। यहाँ से पूछा था शिशुनाग वंश का संस्थापक था, वो संस्थापक कौन था? शिशुनाग। ये यहाँ से प्रश्न बनता है। शिशुनाग जो है बनारस का गवर्नर था और इन्होंने अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया और इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित कर वैशाली में ये ले आए।
अब आता है इनका दूसरा शासक, दूसरा राजा, इसका नाम था कालाशोक। कालाशोक 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 शिशुनाग वंश का दूसरा महत्वपूर्ण राजा था, और इन्होंने इसे कालाशोक को काक वर्ण भी कहते हैं। काक वर्ण, इसे काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने राजधानी को वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया, ये कार्य किया। और दूसरा जो महत्वपूर्ण जो कार्य इनके शासनकाल में हुआ वो ये हुआ कि इनके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति संपन्न हुई। इनके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय यानी कि सेकंड बौद्ध संगति, ये प्रश्न आता है पेपर में, बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। कालाशोक के शासनकाल में ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में किया गया, और इसमें जो बौद्ध धर्म है दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। जो बौद्ध धर्म है वह दो संप्रदायों में विभक्त हो गया, एक तो महासंघिक और दूसरा है आपका स्थावीर। पहली बौद्ध संगति में सूत पिटक और विनय पिटक की स्थापना की गई थी, उसे लिपिबद्ध किया गया था। और दूसरी बौद्ध संगति में महासंघिक और स्थावीर दो अलग अलग संप्रदाय बन गए। अब शिशुनाग वंश का अंतिम शासक होता है जिसे कहा था महानंदिन। कालाशोक की मृत्यु के बाद अब उसके लगभग 10 पुत्र थे, और उन 10 पुत्रों में उसका सबसे योग्य पुत्र था महानंदिन। सबसे योग्य पुत्र था महानंदिन। कालाशोक की मृत्यु के बाद शिशुनाग वंश लगभग 22 वर्षों तक चला, और 22 वर्षों के बाद इनका जो अंतिम शासक रहा वो रहा आपका महानंदिन। महानंदिन को इनका सेनापति था, इसका नाम था महापद्मानंद ने महानंदिन की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद अब मगध पर नंद वंश की स्थापना का जो कार्यक्रम वो शुरू हो चुका था। अब हम पढ़ेंगे आपका नंदवंश, और नंदवंश के लिए दूसरी वीडियो आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।